फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर सेकंड की, जिसका नेम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके बारे में। आज हम उसी चैप्टर से किसी दूसरे टॉपिक को समझेंगे जिसका नेम है गुरु बीजाणु जनन। क्या होता है ये, इसके बारे में जानते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, जो बीजांड के अंदर क्या मिलती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं मिलती हैं, उनके अंदर क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन होता है। जब उनके अंदर गुरु बीजाणु जनन होगा तो उसके द्वारा क्या बनते हैं, यहाँ पर गुरु बीजाणु बनते हैं। और ये जो गुरु बीजाणु होते हैं, यही आगे जाकर किसको बनाएंगे, जो फीमेल है उस फीमेल के गैमीट्स को बनाने का काम करते हैं। अब क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य में समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है, ये कैसी होती है, एक बड़ी कोशिका होती है और एक सघन जीव द्रव्य में समाहित रहती है। और इसके अंदर क्या रहता है, एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। जैसे हमने क्या जाना था, किसके बारे में, बीजांड के बारे में जाना था। इस बीजांड में ये बाहर अध्यावरण था और इसके द्वारा यहाँ पर इसके अंदर रहती है क्या, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पर रहती है। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये कैसी होती है, बड़ी कोशिका होती है। इसके अंदर क्या मिलता है, जीव द्रव्य मिलता है और सुस्पष्ट इसके अंदर क्या रहेगा, केंद्रक इसके अंदर रहता है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, ये जैसे यहाँ है ना, ये हमने बीजांड के बारे में समझा था, इसी के अंदर क्या रहती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यहीं पर रहती है। और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये कैसी होती है, बड़ी होती है। इसमें सघन जीव द्रव्य मिलता है और एक सुस्पष्ट केंद्रक मिलता है। ठीक है, यहाँ पर रहेगी इस तरीके से, इसके अंदर ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका रहेगी। अब इसके बाद हम जानेंगे इसमें कि ये आगे इसमें कैसे डिवीज़न किस तरीके से होता है। तो अब क्या होगा, इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। अब इसके अंदर क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के बारे में जान लिया। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हमने क्लास 11th में समझाया है, तो उसको अगर याद नहीं है तो उसे दोबारा से देख लेना और समझ में आ जाएगा अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन से ये गुजरेगी, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, इसके अंदर 4 गुरु बीजाणु यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि केंद्रक के अंदर क्या रहती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये बड़ी होती है, इसके और सघन जीव द्रव्य इसके अंदर मिलता है और साथ ही साथ इसमें एक सुस्पष्ट केंद्रक मिलता है। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसके अंदर 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, अब जब इसमें 4 गुरु बीजाणु बन जाएंगे, फिर क्या होगा इसमें, अब देखेंगे ये आगे किस तरीके से विकसित होंगे। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक क्रियाशील रहता है, जबकि अन्य 3 अपरिपक्व हो जाते हैं। हमने बताया कि ये जो है बीजांड के अंदर क्या बनती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप इसके अंदर क्या बन गए, 4 इसके अंदर गुरु बीजाणु बन जाते हैं। हम बिल्कुल अंदर वाला पार्ट इसके अंदर बना रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गए, 4 गुरु बीजाणु बन गए। 4 में से जो 3 हैं वो कैसे हो गए, ये अपरिपक्व, यानी कि ये मतलब एक तरीके से अविकसित रह जाते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और बाकी का जो 1 है ये कैसा रहेगा, क्रियाशील रहेगा। ठीक है, अब जो 1 यहाँ पर रह गया, इसमें क्रियाशील रहेगा। अब इस 1 के अंदर क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, क्योंकि अब 1 रह गया, 3 बताए थे। अब इसके अंदर क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसके अंदर क्या बनेंगे, सबसे पहले 1 से 2 केंद्रक बन जाएंगे। 1 से 2 केंद्रक बन गए। फिर इसके बाद क्या होगा, ये 2 जो हैं इनके अंदर फिर से दोबारा डिवीज़न होगा। ये 2 बन गए थे 1 से, फिर से इनके अंदर डिवीज़न होगा। फिर कितने बन जाएंगे, इसमें 4 बन जाएंगे। 4 बनने के बाद फिर से डिवीज़न होगा, पहले 1 से 2 बने, 2 से 4 बने और 4 से फिर कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 8। इस प्रकार से केंद्रक यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर क्या रह गया था, गुरु बीजाणु रह गया था और वो उसने क्या किया, समसूत्री विभाजन किया उसने
और समसूत्री विभाजन से उसमें 2 केंद्रक बन गए, 2 से 4 केंद्रक बने, दोबारा से मतलब फिर से उसके अंदर ये डिवीज़न हुआ तो 4 बन गए, फिर से दोबारा फिर हुआ तो उसमें कितने इसके अंदर केंद्रक बन जाएंगे, 8 केंद्रक इस प्रकार इसके अंदर बन जाते हैं। अब जब इसके अंदर 8 केंद्रक बन जाते हैं तो ये 8 केंद्रक क्या होते हैं, एक तरीके से अलग अलग पोल पर आ जाते हैं। एक ये वाला पोल होता है, एक ये वाला पोल होता है, तो जिसमें से 3 केंद्रक तो यहाँ पर आ जाते हैं और 3 केंद्रक ऊपर चले जाते हैं, और बचे हुए जो 2 केंद्रक होते हैं ये कहाँ आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। ठीक है, 3 केंद्रक यहाँ चले गए, 3 यहाँ, और बचे हुए 2 जो हैं वो कहाँ आ गए, बीच में आ गए। अब जैसे यहाँ पर केंद्रक इस तरीके से ऊपर की तरफ पहुँच जाएंगे तो इन्हीं केंद्रक के चारों तरफ क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो आकर इसमें इकट्ठा होने लगता है, और जैसे ही साइटोप्लाज्म इनके चारों तरफ इकट्ठा होगा, जिसे हम जीव द्रव्य कह रहे हैं, जैसे ही जीव द्रव्य इनके चारों तरफ इकट्ठा होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ये कोशिका में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, कोशिका में परिवर्तित हो जाएंगे। कोशिका में कोई चीज़ कब परिवर्तित होती है, कोशिका में कोई चीज़ तब परिवर्तित होती है जब उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, उसके चारों तरफ जब कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा, केंद्रक के चारों तरफ जब कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है तब वो किसमें बदल जाती है, कोशिका में बदल जाती है। तो ऐसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 8 केंद्रक बने, 2 केंद्रक जो 3 केंद्रक एक पोल की तरफ यहाँ यानी कि यहाँ पर आ गए, और 3 केंद्रक कहाँ चले गए, यहाँ पर चले गए। इन्हीं केंद्रक के चारों तरफ क्या हो गया, कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा, और कोशिका द्रव्य इकट्ठे होने से 3 कोशिका यहाँ पर बन जाएंगी और 3 कोशिका यहाँ पर बन जाएंगी, और बचे हुए जो 2 न्यूक्लियस हैं या 2 केंद्रक जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये जो बीच में आने वाले को बोलेंगे ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं। जो बीच में आ जाते हैं उनको क्या कहेंगे, ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं। और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, केंद्रकीय कोशिका भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, केंद्रकीय कोशिका भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें डिवीज़न रहता है। हमने बताया था कि एक इसके अंदर फंक्शनल रहेगा, एक क्रियात्मक रहेगा, उसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 बन जाएंगे, फिर दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा 2 से 4 बन जाएंगे, फिर से विभाजन होगा तो कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। फिर इसमें से 3 कहाँ चले जाएंगे, 3 इस वाले पोल पर चले जाएंगे, 3 इस वाले पोल पर चले जाएंगे, और 2 बीच में आ जाते हैं। और इनके चारों तरफ क्या होगा, जो जीव द्रव्य वो इकट्ठा होने लग जाएगा, और इकट्ठा होने लगने से क्या होगा कि ये कोशिका में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 3 कोशिका यहाँ बन जाएंगी और 3 कोशिका यहाँ पर आ जाएंगी, और 2 जो हैं इनको क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, और इन्हीं हम क्या बोल सकते हैं, केंद्रकीय कोशिका भी हम इनको कहेंगे। ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य इकट्ठा होने के बाद वाले ऐसे दिखेंगे। ये जीव द्रव्य इकट्ठा होने से पहले दिख रहा है, जीव द्रव्य इकट्ठा होने से पहले ऐसे दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, ये केवल और केवल अभी यहाँ पर केंद्रक दिखाए जा रहे हैं, 3 केंद्रक ऊपर 3 नीचे, तो ये सिर्फ केंद्रक दिखाए जा रहे हैं। उन केंद्रक के चारों तरफ क्या हुआ, कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो गया और ये कोशिका में परिवर्तित हो गई। ये बीच वाले, ये इसके बाद वाली कंडीशन ऐसी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो इस तरीके से इसके अंदर ये कैसी कोशिका बन जाती है, या कैसा एक बीजांड होगा जिसके अंदर क्या हो जाएंगे कि मतलब 7 सेल होंगी और 8 न्यूक्लियस होंगे। ये कैसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसी संरचना बन जाएगी जिसके अंदर 7 कोशिकाएं होंगी और 2 न्यूक्लियस होंगे। 7 कोशिकाएं कैसे कि एक कोशिका ये, एक ये और एक ये, 3 और एक यहाँ पर, 2 ये और एक ये, तो 3 यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए, और एक बीच में, ये क्या है मिलकर 1 हो गई, तो ये एक बीच में आ गई। लेकिन इसके अंदर केंद्रक कितने हैं, 2 हैं। जो बीच वाली कोशिका है इसके अंदर केंद्रक कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, अब इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगी, 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाएंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृत बीज भ्रूण कोष परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकाएं होती हैं, जो बिल्कुल हमने अभी आपको बताया है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली तरफ की अपोजिट साइड में गई है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रति व्यासांत, ठीक है, या एंटीपोडल हम इसको कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।